चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का कॉन्सेप्ट है हम लोगों के पास concept of nucleophilic substitution reaction। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में एसएन कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देखो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें आपके सामने जनरली ये होता है कि आपके पास कोई लिविंग ग्रुप होगा, इस लिविंग ग्रुप के साथ कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा होगा। न्यूक्लियोफाइल आप समझते हैं ना, न्यूक्लियस लविंग जो पॉजिटिव साइड पे अटैक करे। लिविंग ग्रुप यहाँ से हट जाता है और लिविंग ग्रुप हटने के बाद उसके साथ है ना न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, लिविंग ग्रुप हटने। ठीक है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वर्ड है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन वर्ड इसलिए लगा है क्योंकि लिविंग ग्रुप को हटा के न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह जाता है, तो सब्स्टिट्यूट किया। अब इसका नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। क्लियर है? यहीं से अब सेक्शन स्टार्ट होता है। जैसे मैं छोटे से एग्जांपल से आपको हम कुछ स्टार्ट करते हैं बताना। मान लो हमारे पास है CH3 बॉन्ड CH H बॉन्ड Cl और इसको हम किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। Cl अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हट गया, न्यूक्लियोफाइल इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर अटैक किया, तो आपके पास प्रोडक्ट बन गया है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल H एंड H, साथ में Cl माइनस अलग। अब समझ गए आप लिविंग ग्रुप किसको कहते हैं? हां सर। अल्काइल हैलाइड आप पढ़ने जा रहे हैं। अल्काइल हैलाइड में आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसका प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। तो हैलोजन हटेगा, हैलोजन होगा लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल में कितना सारा चीज होगा हम बाद में पढ़ा देंगे। ठीक है, पूरा चार्ट बना देंगे कि न्यूक्लियोफाइल कितने तरह का होगा ये सब। अभी आप कांसेप्ट पे ध्यान। न्यूक्लियोफाइल कोई ना कोई या तो ऐसा स्पीशीज है जो एनायन है या फिर उसके पास लोन पेयर है, तभी तो वो प्लस से ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मेट आपके पास, लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है जितना आपको बोला है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इन टू टाइप्स। जो हम लोगों का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा है SN2 बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक और आपके पास होता है SNI न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इंटरनल मॉलिक्यूल का ही अंदर का एक पार्ट जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। आप लोग जो लिखे ना अल्कोहल का रिएक्शन एसोसिएट से कराएंगे तो R बॉन्ड Cl बनेगा, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ SNI रिएक्शन, वो SNI रिएक्शन का एग्जांपल। ठीक है, और एक होता है साइन सब्स्टिट्यूशन, और हम आपको ये साइन सब्स्टिट्यूशन इंटरमीडिएट में पढ़ा चुके हैं। साइन सब्स्टिट्यूशन बेंजाइन बना था एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट। हां सर, बेंजाइन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट बना था, ये पहले हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग अभी SN1 SN2 और SNI का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा क्लास होगा, आज का और अगला क्लास दोनों चलेगा। SN1 we are concentrating on SN1। ठीक है, SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इसका पूरा नाम। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वर्ड है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो दो स्टेप में होगा।
फर्स्ट स्टेप में आप लिविंग ग्रुप को रिमूव करेंगे। जब आप लिविंग ग्रुप को रिमूव करेंगे तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, और सेकेंड स्टेप में फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, तब प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे रिएक्शन को आप SN1 कहते हैं। ये 2 स्टेप में होता है, 2 स्टेप रिएक्शन। ये 2 स्टेप का रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप में रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप टू फॉर्म कार्बोकेटायन। क्या होगा? जब आप लिविंग ग्रुप को हटाएंगे कौन बनेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट? कार्बोकेटायन। जब आप लिविंग ग्रुप को हटाएंगे कौन बनेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट? कार्बोकेटायन। सो कुछ हम और भी ऐड कर रहे हैं। सो ड्यू टू C+ फॉर्मेशन, कार्बोकेटायन के बनने की वजह से रीअरेंजमेंट एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री आर इन्वॉल्व्ड। रीअरेंजमेंट और स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होगा। अगर आपको E1 याद है, अगर आपको AE याद है, 2 रिएक्शन हम बोले। E1 उसमें भी रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनाता है। AE इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, उसमें भी रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। समझ में आ रहा है? अगर आपको ये दोनों रिएक्शन याद है तो जहां भी C+ बनता है, याद रखना वहां रीअरेंजमेंट होने का पूरा चांस है, और स्टीरियोकेमिस्ट्री भी उसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी इन्वॉल्व होगा, रीअरेंजमेंट भी होगा। रीअरेंजमेंट होने का मतलब है अगर 1 डिग्री हमारे पास कार्बोकेटायन है तो किसमें कन्वर्ट होगा? 2 डिग्री में। 2 डिग्री अगर है तो किसमें कन्वर्ट होगा? 3 डिग्री एंड सो ऑन, जो भी होता है। और स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है? इनएंशियोमर बन सकता है, ठीक है, और आपका डायस्टीरियोआइसोमर्स बन सकता है। तो ये सारा डिस्कशन आपको एक एक करके है ना धीरे धीरे कराया, ठीक है, इसलिए बहुत बड़ा सेक्शन है। सेकेंड स्टेप में फिर क्या होता है? सेकेंड स्टेप में होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म प्रोडक्ट। न्यूक्लियोफाइल का अटैक ताकि प्रोडक्ट बन सके। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप है। आप अगर इस पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म में जाएंगे तो फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लोवेस्ट स्टेप है। अच्छा, अगर ये स्लोवेस्ट स्टेप है तो क्या हम इसको RDS लिख सकते हैं? RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो रेट का डिटरमिनेशन फर्स्ट स्टेप के ही लॉजिक से होगा। फर्स्ट स्टेप अगर किसी कारणवश ज्यादा तेजी से हो रहा है तो रेट ज्यादा है, अगर नहीं हो रहा है, स्लो हो रहा है तो रेट कम है। तो फर्स्ट स्टेप विल डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर हम इसको इन शॉर्ट तुम्हारे सामने दिखाएं तो जरा गौर करो। लिविंग ग्रुप अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया और बाहर हट गया, और तुम्हारे सामने इस तरह का कार्बोकेटायन बन गया। ठीक है, ये हमारा स्लोवेस्ट स्टेट है। स्लोवेस्ट स्टेट है तो RDS है, और उसके बाद इसके साथ न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ। न्यूक्लियोफाइल जब ऐड हुआ तो तुम्हारे सामने ये प्रोडक्ट बन गया, और ये फ्लो का फर्स्ट स्टेप है। ये चीज ऊपर लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करके प्रोडक्ट। इसमें हम स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं बनाए हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री, एनर्जी लेवल डायग्राम, ये दोनों हम आपको आगे दिखा रहे हैं। यहां तक किसी को डाउट समझने में? अच्छे से देख लीजिए, कोई भी डाउट को बात कर लीजिए। हर पीछे वाले से आगे वाला रिलेटेड होगा। ड्राइव करते चलेंगे, एक एक करके समझते चलेंगे, कहीं भी डाउट होगा बात करते जाएंगे। किसी को डाउट? देख लो फिर से। हाँ जी, आप लोग का हो गया? ये समझ गए सब कोई? कोई दिक्कत किसी को? ठीक ठीक। अभी आप यहाँ पे देखो,
पहले आप देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री कि स्टीरियोकेमिस्ट्री इसमें क्या है। मान लीजिए हम लोगों के पास ये लिविंग ग्रुप है, फर्स्ट स्टेप पे लिविंग ग्रुप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हट गया और आपके पास C+ बना। ये फर्स्ट स्टेप है, ऑब्वियसली ये स्लोवेस्ट है, RDS है, ये बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, दिमाग में, ठीक है। ये कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन बना। अच्छा, कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, तो क्या इसका स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर होता है? यस सर। सही है, नहीं है, ट्रायंगुलर प्लेनर है। अब इसके साथ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करने जा रहा है। देखो ये प्लेन के फॉर्म में ऐसे C है, दो बॉन्ड ऊपर है, एक बॉन्ड नीचे। न्यूक्लियोफाइल के सामने मौका है कि इधर से अटैक कर दे या बैक साइड से अटैक करे। न्यूक्लियोफाइल अगर फ्रंट से अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल अगर फ्रंट से अटैक करे तो एक प्रोडक्ट, इसको A पाथ लिखेंगे, और न्यूक्लियोफाइल अगर बैक से अटैक करे तो ये B प्रोडक्ट। अगला, अगर फ्रंट से अटैक करता है तो बॉन्ड्स पीछे झुक जाएगा और कुछ ऐसे बनेगा, बोलो सही है? हाँ सर। और अगर बैक साइड से अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल इधर आ जाएगा और बॉन्ड्स उधर चला जाएगा। ये A पाथ का प्रोडक्ट है और ये B पाथ का प्रोडक्ट है। किसी को समझने में दिक्कत? हाँ नहीं, बोलो कस कर सेम ही है, महानुभाव इसमें ग्रुप्स डालेगा ना कुछ पढ़ाई करते समय, अभी किसको लिखो तो इसी को, ठीक समझ गए? सुनिए हड़बड़ाई, आप इसको पकड़िए, मतलब इस मॉलिक्यूल को, और इसको इसके साथ पेयर कीजिए एक बार, और एक बार इसको इसके साथ पेयर कीजिए। अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जब आप इसको इसके साथ पेयर करते हैं तो आप देखिएगा जिधर से लिविंग ग्रुप हटा है न्यूक्लियोफाइल उधर से ही जुड़ा है, ठीक बोले? हाँ सर। और अगर आप इसको उसके साथ पेयर करते हैं तो जिधर से लिविंग ग्रुप हटा है न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से जुड़ा, करेक्ट? इसको कहते हैं रिटेंशन इन कन्फिगरेशन, और उसको कहते हैं इन्वर्सन इन कन्फिगरेशन। कभी कभी इसको वॉल्टन इन्वर्सन भी कहते हैं, वॉल्टन इन्वर्सन, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन में रिटेंशन और इन्वर्सन दोनों हो सकता है, समझ गए? और रिटेंशन और इन्वर्सन अगर, फिर से अगर है, रिटेंशन और इन्वर्सन अगर कायरल सेंटर क्रिएट करता है तो याद रखना दे आर इनेंसोमर्स। देखो दे आर मिरर इमेज, क्या बोले? अगर मगर का खेल बहुत भयानक है। अगर वर्ड इसलिए लगाए कि अगर यहाँ H रहेगा तो कायरल सेंटर नहीं है, तो रिटेंशन इन्वर्सन है लेकिन स्टीरियो मतलब इनेंसोमर नहीं है। लेकिन ये मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, कार्बन। अब ये रिटेंशन इन्वर्सन भी है और साथ में दे आर मिरर इमेज, दे आर कायरल सेंटर्स, सो दे आर इनेंसोमर्स। समझ में आया? तो अगर ऐसा होगा तो क्या हम बोल सकते हैं मे फॉर्म इनेंसियोमर्स, बोलो समझा? इनेंसियोमर बनेगा। सुबोजीत समझे? नहीं बोलो ना। बस हम जानते हैं, नहीं एक्चुअली हम ही बता रहे हैं ना। देखो हम तो आप लोग सबके सामने दोनों तरह का प्लान रख दिया गया ना, देखिए भाई इसमें 12 चल रहा है इसमें, ठीक है। तो मे फॉर्म इनेंसोमर्स, करेक्ट। मे वर्ड क्यों लगा? कायरल सेंटर बन भी सकता है, नहीं, ठीक है ऐसा। हाँ, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला मसला तुम ऐसे सॉल्व करो। अब तुम रेट ले आओ। अब आप
सुनिए, आप लोग सबको सुनिए, आप लोग सबको सुनिए। आपके केमिस्ट्री के पढ़ने का अगर आप कोरोना अफेक्टेड बैच नहीं होते तो क्या तरीका था? तरीका ये था कि फर्स्ट यू हैव टू डिस्कस सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, देन पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, देन हैलोएल्केन, हैलोजन। करेक्ट? सही है? आपको पता है ये जो रेट के बारे में हम लिख देते हैं, अगर तुमको बता देते हैं कि स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आप जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़िएगा ना तो इसी पे काम होगा। व्हाई स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? हम तो आपको बता दिए, कंपनी बना के समझा दें, ठीक है? कंपनी बना सकते, चैप्टर थोड़ी ना पढ़ा है कि चैप्टर बता सकते हैं। लेकिन अगर तुम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या, ठीक है? तो पढ़ना नहीं, सिलेबस से बाहर रखना, ठीक है? बाद में पढ़ना, ये दिक्कत है, समझे? इस बार के बैचेज में मतलब उसको प्राप्त करने में ये प्रॉब्लम, ठीक है? अब देखिए, अगर वो लोग क्या करता, वो लोग है ना, अगर पी ब्लॉक सब नहीं डालता तो आदमी पहले केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाता, वो लोग डाल दे यहाँ से ये रख के वहां से वो रख के वहां। चलिए थोड़ा रेट हमेशा डिपेंड करता है स्लोवेस्ट स्टेप पे। पहला बात, स्लोवेस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? आपको बता दिया गया कि प्रोडक्शन हाउस में जो सबसे कम बनाएगा वही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, बट जब आप इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है एक्चुअली उसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, तो आप जो एनर्जी देंगे पहले वो अपने पास यूज कर लेगा, तो एनर्जी का मेजर सेक्शन स्लोवेस्ट स्टेप यूज कर लेता है, तो रेट वही डिसाइड, ठीक है? चलो बात स्लोवेस्ट स्टेप पहला चीज, और दूसरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्वड इन स्लोवेस्ट स्टेट। रिएक्टेंट इन्वॉल्वड इन स्लोवेस्ट स्टेट, इसको क्या कहते हैं पता है? इसको कहते हैं रेट लॉ। रेट लॉ, हाँ बोले तो केमिकल काइनेटिक्स का ये सब पढ़े, रेट लॉ कहते हैं इसको। अब तुम लोग देखो जरा ध्यान से, स्लोवेस्ट स्टेप का केवल ये रिएक्टेंट है ना, अकेला रिएक्टेंट है ना, तो तुम बोलोगे सर रेट डिपेंड करा केवल और केवल, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरएल लिख दें, आरएल के ऊपर एक कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाइएगा, यहाँ कांस्टेंट की तरह के लिख लीजिएगा और ब्रैकेट में रहेगा आरएल, ठीक है? अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितने कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करा? एक। कितने कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड किया? एक, इसलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है? यूनिमॉलिक्यूलर। अभी सुनिएगा, आपको कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन मिला, देखो SN1 SN2 रहेगा जरूर, स्कूल छुओ कंपटीशन छुओ रहेगा जरूर, इसलिए हर पॉइंट पे बहुत बारीकी से सुनो। तुमको क्या बोला जाएगा कि देखिए जी हमारे पास एक SN1 रिएक्शन, उसमें न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को दुगना कर दिए, बताओ रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बोलना कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा, कारण न्यूक्लियोफाइल फास्ट स्टेप में है, स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल है नहीं, स्लो स्टेप में केवल आरएल है, तो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को बढ़ा दो घटा दो, ठीक है? वीक न्यूक्लियोफाइल ले लो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लो, SN1 को रेट को उससे कोई मतलब नहीं, 2 में मतलब हो, लेकिन SN1 के रेट को इससे कोई मतलब नहीं। SN1 का रेट केवल किसके ऊपर डिपेंड किया? RL, मतलब अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड किया, ठीक है? रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड किया, उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड किया, ठीक है? आगे यहां तक कोई डाउट? ठीक, सब कोई देखते जाना, जिसको जहां डाउट होगा बोलते रहिएगा, ठीक है? इसलिए हम लोग इसको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है? आगे आओ, एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम एक इंटरमीडिएट के साथ दिखा रहे हैं ना, एक इंटरमीडिएट के साथ दिखा रहे हैं, बार बार बोल रहे एक इंटरमीडिएट के साथ दिखा रहे हैं, तुमको समझ में आया? एक इंटरमीडिएट है, कहां है? यहां,
देखो ये है बोलो RL, ये है ट्रांजिशन स्टेट 1, करेक्ट है, याद आ रहा? यहाँ पे है रिएक्शन इंटरमीडिएट, कौन है? कार्बोकेटायन। फिर ये है ट्रांजिशन स्टेट 2 और ये है तुम्हारा प्रोडक्ट R बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल, करेक्ट ना? एक रिएक्शन इंटरमीडिएट, लेकिन हम आपको बता चुके हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट कैन रीअरेंज। अगर वो रीअरेंज करेगा तो फिर तुमको यहीं से दूसरा भी बनाना पड़ सकता है, सही है? अगर 3 स्टेप में रीअरेंज करो तो तीसरा भी बनाना पड़ सकता है, लेकिन जो बनेगा यहाँ के बाद। ये है एनर्जी लेवल डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कैसे तुमको पता चला कि फर्स्ट स्टेप स्लो है, सेकंड स्टेप फास्ट है? अरे नहीं, ये फर्स्ट स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा चाहिए इसलिए स्लो है। सेकेंड स्टेज में एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत कम है, एनर्जी कम चाहिए इसलिए फास्ट है। इस पर्टिकुलर क्रिस्ट से ये पर्टिकुलर क्रिस्ट नीचे है, मतलब रिएक्शन विल बी मूविंग टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा अगर ये बड़ा हो जाएगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस। अभी कौन स्पॉन्टेनियस है? फॉरवर्ड डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस। बढ़ाने समय समझाना। अच्छा ये दोनों बराबर हो जाता तो क्या होता है? इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, इक्विलिब्रियम हम लोग कर रखे पहले, ठीक है? तो यहाँ तक ये डिस्कशन रहा, सब कुछ आपके सामने एक एक करके है ना रखा है। यहाँ पे और आइए आगे बढ़िए, आइए थोड़ा रिएक्शन इंटरमीडिएट के रीअरेंजमेंट पे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। पहले आप कर रखे हैं, जस्ट हम आपको याद दिला दें कि आपको कार्बोकेटायन को रीअरेंज करने आना चाहिए। जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है दैट विल फॉर्म मेजर प्रोडक्ट, सही है ना? हां। और जो लेस स्टेबल होगा वो माइनर। देखो जरा सबको यहाँ बिल्कुल सही। देखो जरा सबको थोड़ा जगह बचा लेते हैं। पता ऑर्गेनिक एक कहानी है, आप लोग इसको है ना, आप लोग इसको चैप्टर की तरह पढ़ रहे हैं। आप लोग रट कैसे रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं बिल्कुल सही, लेकिन समझना खत्म जानते हो कहाँ होता है? रटने। समझा? समझ गए? तुम अगर समझेगा नहीं तो हमसे पूछो सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो सब चलता, लेकिन एट द एंड तुम एग्जाम में समझ के नहीं लिखता, जो याद रहता वही लिखता है, जो याद रहे वही नहीं लिखेगा। अगर आपको याद ही नहीं है कि आगे वाला कम है तो क्या होता है, तो वहां नॉन स्पॉन्टेनियस मारेगा कि स्पॉन्टेनियस, समझ रहे हो? इंड वही होता है, ठीक है? इसलिए आप चीजों को देखिए, समझिए। समझना क्यों जरूरी होता है? समझना इसलिए जरूरी होता है कि माइंड को याद करने में आसानी हो, ठीक है? चीज को अच्छा इतना सोचिए, अगर हम समझ के नहीं बैठते तो वहां से स्टार्ट करके क्या हर एक लाइन आपको पता है यहां से ऐसे चलना है, चलना है, चलना है, चलना है, चलना है, चलना है, लेकिन सडनली अगर ये आ जाए और हमसे कोई बोले कि देखिए 4 ऑप्शन में बोले स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या करें? वहां से बनाना क्या नहीं आता? नहीं, याद है कि आगे वाला छोटा है तो स्पॉन्टेनियस मारो, समझ में आया? ठीक है? आप है ना वहां से वहां तक सब कुछ है ना, सब कुछ समझते चल रहे। देखिए एक एक स्टेप हम उठाते हैं, धीरे धीरे लेते चलते हैं, लेकिन सडनली एक क्वेश्चन आ जाए, कि रेट इज इक्वल टू दिस, बताओ कि यूनिमॉलिक्यूलर बायमॉलिक्यूलर। हां याद है कि केवल एक रिएक्टेंट टर्म है यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक खत्म ऐसे कर, ठीक है? अब देखो यहां तुम्हारे पास एक रिएक्शन है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड बेंजीन रिंग, और यहाँ पे एक है CH2 और यहाँ पे लगा हुआ CH। इसको रिएक्ट करा दिए हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ। न्यूक्लियोफाइल कौन है? NaOH है। NaOH न्यूक्लियोफाइल नहीं है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, करेक्ट ना? NaOH तो रिएजेंट है, न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH माइनस है। तो हम तुमसे बोलेंगे कि देखो जी यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, हम एक ही बार में मेजर बना रहे हैं, सो देखिए इसको थोड़ा इधर कर लेते, जगह नहीं क्या? ये बनेगा मेजर, लोगों को समझ में आया? ये बनेगा मेजर, तो बता सकता कैसे? बोलो।
सबसे पहला कहानी Cl पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हटा, बन गया कार्बोकेटायन। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसको 3D बनाएंगे, वो वाले कौन शिफ्ट करा? वो मिथाइल, नाम बोलो। मिथाइल शिफ्ट करेंगे, गलत। ये हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, H सर हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो CH3 हो जाएगा। Cl सबसे पहले पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हटा, मैग्नेटिज्म देखो। फिर ये H है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है और यहाँ प्लस है, लेकिन ये है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। 1 डिग्री कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होता है। बगल का हाइड्रोजन अगर चला जाए तो इसका पूरा एकदम है ना, मतलब स्टेबिलिटी धड़ल्ले से इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि दो तरीका होगा, एक तो 3 डिग्री भी बनेगा, दूसरा बेंजाइलिक भी बनेगा। तो बगल वाला ये हाइड्रोजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको ले जाके ट्रांसफर कर, तो क्या हमारा कार्बोकेटायन ऐसा बन के आ गया, बॉन्ड C, ये बेंजीन, यहाँ पे CH3 और ये बना प्लस। उसके बाद आप इस पे Cl माइनस का, सॉरी OH माइनस का क्या करो, ये बना। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? देखिएगा ऑर्गेनिक कैसे रंग बदलता है, सुनिएगा ध्यान से। हाउ मेनी प्रोडक्ट इज दिस? ये कितना प्रोडक्ट है? एक है या दो? हम केवल इसका बात कर रहे हैं, वो मत बोलना सर वो माइनस बनाओ, इसी का बात कर रहे हैं। दो को कैसे दूंगा वो? क्या वो? एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, फिर बोले एक प्रोडक्ट। लेकिन देख हम इसको कर दिए C2H5, कुछ नहीं, तो एक जगह C2H5 हो जाए, समझा? C2H5 हो गया, C2H5 हो गया। कितना प्रोडक्ट है? Now it is 2 products, क्योंकि अब जहां कार्बन है वो कायरल सेंटर है। क्या आप लोग को सुनाई दे रहा है? यार ऑनलाइन में सुनाई दे रहा है सबको? अब ये कायरल सेंटर है, अगर ये कायरल सेंटर है तो प्लस इनएंसोमर भी बनेगा, प्लस माइनस हम लीजिए। प्लस माइनस का मतलब इनएंसोमेरिक मिक्सचर, D फॉर्म, L फॉर्म, प्लस माइनस मिक्सचर, तो वो दो प्रोडक्ट। तो देखिए आपको क्वेश्चन में एकदम पूरे होशो हवास पे काम करना पड़ेगा, आपको हर जगह ट्विस्ट है, ये ऑर्गेनिक है, ट्विस्ट है, एक्सेप्शंस कहीं नहीं है, आपको कोई एक्सेप्शनल रूल नहीं बता, ठीक है? नहीं देखो यहाँ ही लगाना वहां लगा, नहीं, कहानी जिस दिन से स्टार्ट हुई है जोड़ लो, सब कहानी एक ही तरीके से चल। तुमको मैकेनिज्म में भी यही पढ़ाया गया, तुमको स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी यही पढ़ाया, तुमको हर जगह यही चीज पढ़ाया जा रहा है, तो एक्सेप्शंस नहीं, ठीक है? एक्सेप्शन इनऑर्गेनिक, समझे? चलिए नोट करो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं।
इन शॉर्ट। नोट कर लो, सबको का हो गया। चलो अब हम लोग फिर से आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे। SN1 का रेट और SN1 का ही रेट अभी SN2 में जाएंगे। देखो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, रेट ऑफ SN1, देखिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये था, RDS ये था, कारण था कि स्लोवेस्ट स्टेप ये है, लिविंग ग्रुप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हटा तो C+ बना और लिविंग ग्रुप माइनस अलग हुआ। जितना आसानी से ये स्टेप होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा, जितना आसानी से ये रेट ऑफ रिएक्शन होगा उतना रिएक्शन आसानी से रेट होगा उतना ही ज्यादा। अब आसानी से बोलने का मतलब यहाँ क्या होता है, पॉइंट्स है हायर द स्टेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ C+, more will be SN1 grade। क्या किसी को कोई डाउट नहीं इसमें? 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना, 2 डिग्री बना, 3 डिग्री बना, बेंजाइल बना, एलाइल बना और C+ बहुत कुछ पढ़ा है। जो कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, याद रखना SN1 रेट उतना ही फास्ट होगा। तो 1 डिग्री से ज्यादा फास्ट कौन? 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा फास्ट कौन? 3 डिग्री, उसके बेंजाइलिक एलाइलिक एंड सो ऑन। एंड सेकंड पॉइंट इज higher the stability of living group, मतलब anionic stability, more will be SN1 grade 3। बढ़िया से पढ़ लो भाई, बढ़िया से इंग्लिश नहीं, माता कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी आप पढ़ रखे हैं, कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल, बस कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी देखना, SN1 का रेट पता चल जाएगा। दूसरा एनायनिक स्टेबिलिटी भी आप पढ़ रखे हैं, आपको याद है? एसिडिक नेचर, बेसिक बोल रहा है एसिडिक नेचर में आप एनायनिक स्टेबिलिटी का पूरा डिस्कशन किया। आप एसिडिक नेचर नहीं पढ़े, आप क्या पढ़े हैं कि एनायन ज्यादा स्टेबल होगा तो एसिड स्ट्रांग होगा, तो वो सारा फैक्टर जो एनायनिक स्टेबिलिटी को एनहांस करेगा, बढ़ाएगा, वो सब SN1 को भी बढ़ाएगा, वो एसिडिक नेचर को भी बढ़ाएगा, वो SN1 को भी बढ़ाएगा। ठीक है सर, क्या बोल रहे हैं सर? जिसको याद होगा अच्छा है, नहीं है तो अब एग्जांपल देखिए कुछ काम। ठीक है एग्जांपल समझो, देखो हम तुम्हारे सामने बोल दिए कि देखो जी मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड है, ऐसा है, इसके साथ Cl लगा है और एक बार CH3 CH3 इसके साथ Cl लगा। बताओ SN1 रेट किसका ज्यादा, फर्स्ट का या सेकंड का? SN1 किसका ज्यादा? फर्स्ट का। वेरी गुड, फर्स्ट का क्यों बोला? क्योंकि Cl हटने के बाद 3 डिग्री बनेगा, ऐसे सोचना, Cl हटने के बाद 3 डिग्री बनेगा, इसलिए इसका SN1 रेट फास्ट। ठीक है अगला देखो समझो, सर इतना आसान नहीं मिलेगा, टेंशन नहीं लो, थोड़ा आगे देख लो। अगला देखो CH3 CH2 CH3 बॉन्ड Cl और नेक्स्ट हम लोग के पास CH3 CH
CH3 एंड बॉन्ड CH, बोलो कौन? लेफ्ट वाला का SN1 फास्ट या राइट वाले का SN1 फास्ट? पहले वाले हाँ बोलो ना, दो हाइड्रोजन एक ही एटम फर्स्ट क्यों? अरे डिग्री तो छोड़ना दोनों बता दो देखिए 2 का आंसर है, 50% तो इसमें तुम क्वालिफाइड। हाइड्रोजन उससे ज्यादा है रीजन सही आ जाएगा तो 100% क्वालिफाइड है। 2 डिग्री दोनों है। अब आपको बोले ना सब क्वेश्चन ऐसे, हाँ उसमें हाइड्रोजन ज्यादा है उससे नहीं बोले, पूरा ठीक से बोलो, ठीक हाइड्रोजन ज्यादा हाँ बोलो ना, बोलो, हम सुन रहे हैं, सबको इधर सुन रहे हो, उधर भी सुन रहे, इधर भी सुन रहे। अल्फा हाइड्रोजन दोनों 2 डिग्री है, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। नाउ थिंक अबाउट अल्फा। 6 अल्फा हाइड्रोजन है, बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, उसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, उसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, मोर हाइपर कंजुगेशन, हां यस मोर हाइपर कंजुगेशन, मोर स्टेबिलिटी। हां तो याद रखना इसका रेट पास, ओके समझे? चलिए अगला, तुम लोगों को कार्बन का टाइम याद है? हां नहीं पढ़े अभी पढ़ रहे? चलिए पढ़ रही है बताओ दोनों में SN1 रेट किसका ज्यादा? लगा खटमली खट ये कैसे बायो के हिसाब से खटमल दिखाएगा उनको? हाँ क्या बोले? हाँ क्यों फर्स्ट? सिर्फ 1 डिग्री बस नहीं 2 डिग्री बन जाएगा 2 डिग्री बन जाएगा तो 3 डिग्री बन जाएगा बोलो बोलो फर्स्ट की सेकंड? सर फर्स्ट 1 2 SN1 हायर मतलब 2 वाला। आप एंगल स्ट्रेंथ भूल गए जी, आप एंगल स्ट्रेंथ भूल गए। ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, बाइसाइक्लो कंपाउंड में 3 डिग्री लीस्ट स्टेबल होता है, उससे सबसे ज्यादा 2 डिग्री होता है, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री होता है। बाइसाइक्लो कंपाउंड ब्रिज कार्बन पे एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। कॉपी पलट के देखिएगा, पूछ तो रहे कार्बन का टाइम याद है? अगर कार्बन का टाइम है तो इसको पढ़ने का भी नहीं, और अगर कार्बन का टाइम याद नहीं है तो फिर पढ़ो, फिर 2-4 दिन बाद फिर को नहीं आएगा, फिर पढ़ लेना। हाई एंगल स्ट्रेन, हाई एंगल स्ट्रेन, इसके अंदर हाई एंगल स्ट्रेन होगा। हाँ ठीक है, 3 डिग्री कार्बन का टाइम बनेगा, लेकिन हाई एंगल स्ट्रेन होगा, लीस्ट स्टेबल। अरे यार तुम लोग है ना 3 डिग्री रट के बैठा है, लेकिन उसके साथ जो दाएं बाएं वाला है ना डिसाइडिंग फैक्टर है, उसको भूल गया। ठीक है, हाई एंगल स्ट्रेन है, लीस्ट स्टेबल है, इसलिए इसका SN1 रेट कम है। ठीक है समझे जी? ये किसमें काम आएगा? 3 डिग्री वाला किसमें काम आएगा बोलो तो एक बार। हाँ बाइसाइकिल जो नहीं होगा उसमें काम आएगा। वही बोल रहे हैं, ये वाला रूट किसमें काम आएगा? जहाँ बाइसाइक्लो रहेगा वहां काम आएगा कि 3 डिग्री रहते हुए भी ज्यादा एंगल स्ट्रेन होने की वजह से स्टेबिलिटी कम। समझ गया लक्ष्य? ठीक है, आप लोग समझे जी सब कोई?
उधर ऑनलाइन? अगला देखो, अगला देखो, थोड़ा लिविंग ग्रुप पे काम करते हैं। देखो CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ओके। यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ पे है आयोडीन, दोनों 2D है, दोनों में अल्फा कार्बन का नंबर से, अल्फा हाइड्रोजन का नंबर से। हाँ अच्छा, क्यों आयोडीन? अच्छा सर पढ़े ना हम लोग एसिडिक वाले पे कि वो उसका ज्यादा होता है, एसिडिक वाले में हम लोग पढ़े थे ना साइड। वही बोलिए, सर आप बोलिएगा, आपको देख के 4 आदमी को लगेगा कि पढ़ना चाहिए, बोलिए। नहीं वो भावना एकदम सही है, हम समझ गए, आप सही सोच रहे, लेकिन बोलिए। अच्छा आयोडीन क्यों? अरे तो वही पूछ रहे हैं क्यों भाई, क्यों? मतलब साइज इंक्रीज होता है ना तो बॉन्ड, अरे सर वो आए नहीं ना हम पढ़े थे। बोलो जी बोलो, तुम लोग भी हिस्सा लो। तुम बोल दिया ना, हम सुन ली, अब तुम चुप रहे। हाँ बोलो, है कौन? आयोडीन क्यों है? हाँ अब ये नहीं बोलेगा क्यों है। हाँ बोलो, बोले जी सुभजीत, क्या बोल रहे थे, बोले क्यों? आयोडीन के साइज से मतलब नहीं है, आयोडीन देखिए मतलब है, उसी बात से मतलब है, लेकिन सही जगह पे सही चीज बोलना होता है, ठीक है। सुनो क्या, ये दोनों अब लिविंग ग्रुप डिसाइड करेगा कि कौन लिविंग ग्रुप ज्यादा जल्दी हटेगा। जो लिविंग ग्रुप ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी हटेगा। I माइनस बड़ा है और Cl माइनस छोटा है, ठीक है। I माइनस बड़ा है, Cl माइनस छोटा है, तो I माइनस इज मोर स्टेबल, I माइनस इज मोर स्टेबल लिविंग ग्रुप। इसलिए याद रखना कि सेकंड वाले का एसएन, मान लो ये A है, ये B है, जगह नहीं है, समझ लेना। A से ज्यादा है ना B का SN1 रेट है, समझ गए। इस बार आपका डिसीजन कौन ले रहा है? ठीक है, तो देखिए इसको आप नोट करें, लेकिन मेरी बात समझिए कि आप ये जो दो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअली आप इससे अच्छा होगा कार्बोकेटायन और एनायनिक स्टेबिलिटी पढ़ें। हम यहाँ पे 5 एग्जांपल दिए हैं, आप कॉपी पलट के देखिएगा, उसमें 15-20 एग्जांपल आपके पास, कुछ भी उठा के दे सकते, ठीक है। नोट करो यहाँ पे, ठीक। लोग ये वाला भी
हो गया उधर बोला क्या हो गया? तो इस तरह से है ना हमारे पास Cl माइनस और I माइनस लिविंग ग्रुप का स्टेबिलिटी डिसाइड। अब चलिए इन सबको मिला के है ना आपके सामने कुछ दिखाते हैं कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म जब इसमें आप रिएक्शन मैकेनिज्म को इन्वॉल्व करेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म को अगर आप इन्वॉल्व करेंगे, देखिए जरा ध्यान से, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है ऐसा, CH2Cl इसको रिएक्ट करा दिए हैं, इसको रिएक्ट करा दिए हैं KOH के साथ, एक्वस KOH। अच्छा अल्कोहलिक KOH होता तो क्या होता? हम बोले अल्कोहलिक KOH होता तो क्या होता? इथेनॉलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, मतलब अल्कोहल के साथ KOH। अभी एक्वस KOH है पानी के साथ, अल्कोहल के साथ हो जाता तो क्या होता? नहीं लेकिन इससे नंबर नहीं बात वो जिससे नंबर है क्या? सर है अल्कोहल पी के मैं लुढ़क जाता हूँ उससे नंबर आएगा तो क्यों बात करो। बोलो अरे यार अल्कोहलिक KOH होता तो एलिमिनेशन होता और एल्कीन बन जाता, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होता, H और Cl निकलता। सुना है अल्कोहलिक KOH, अल्काइल हैलाइड पे अल्कोहलिक KOH डालते हैं तो H और Cl निकल जाता। देखो कॉपी में रहेगा, दिमाग में कब जाएगा। ठीक है क्या है? अब समझे क्यों ये सब्जेक्ट थोड़ा खतरनाक श्रेणी में आ जाता है। एक्वस डालिए तो सब्स्टिट्यूशन और अल्कोहलिक डालिए तो एलिमिनेशन, सब कुछ सेम है, तो वो तो पता भी नहीं चलेगा दोनों में अंतर। ठीक है, एक्वस है तो सब्स्टिट्यूशन फॉलो होगा और अल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन। देखो इस बार तुमको बताना नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या और पॉसिबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या चलो प्रोडक्ट ही लिख देते जाता। चलिए आप लोग सबको है ना खुला चैलेंज है, बहुत ध्यान से देखिएगा। बना हम रहे हैं तो वो खाली गिनती करना है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबको ये ध्यान रखना Cl हट गया, कोई स्टेप को हम लोग ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे। ओके, CH2 प्लस आ गया। ओके
तो लिखते हैं यहीं पे OH माइनस डाल दो तो बन गया कुछ ये लिया। यहाँ पे किए यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के हाइड्राइड शिफ्ट H माइनस शिफ्ट हम दिखा देते हैं। H माइनस शिफ्ट कैसे हो रहा हम दिखा देते हैं। यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ चला, ठीक है। तो आपके पास CH3 ये प्लस आ गया और तुम यहाँ पे डाल दो एक OH माइनस। जब तुम यहाँ OH माइनस डाल दोगे तो क्या हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पे ये बन जाएगा, जिन भी होंगे आप। अब देखो यहाँ पे होता है एक्सपेंशन ऑफ रिंग भी, याद आया? एक्सपेंशन ऑफ रिंग। अच्छा आपको कैसे पता चला? वेरी गुड। 5 है तो 6 होते हैं, 5 कार्बन से ये 6 कार्बन में चला जाएगा। हम एक बार फिर से सभी के लिए दिखा रहे हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे प्लस है ना, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला जाएगा और आपके पास 6 कार्बन बन जाएगा और कहीं एक जगह आ जाएगा प्लस, ठीक है। फिर इस पे डाल दीजिए OH माइनस और तुम्हारे पास प्रोडक्ट बन गया ऐसा, ठीक है। हम थोड़ा सा एक बदलाव करना चाहते हैं, मन कर रहा है इसमें, करिए सर। बोर्ड तो खाली आप ही, ठीक है। यहाँ पे CH3 या रुक जाओ, अभी नहीं करते, पहले इस पे हम आपसे पूछ लेते हैं, फिर बदलाव करेंगे, फिर एक नया क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। क्या सही है? चलो जी देख के बताओ, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड? 3 सर, 3 अमीन रहते सर। अच्छा ठीक है। आए तुम्हारे 2 कैसे आ रहा? आई गलत नहीं? हाँ ये भी है, ये भी है, ठीक है। 3 प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नया क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे एक CH3 डाल दो, यहाँ पे एक CH3 डाल, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपको जो सोचना सोचो। यहाँ पे हम CH3 डाल दिए, ठीक। यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, करेक्ट ना? ठीक है। अब देखो यहाँ पे CH3 है, हाँ तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से आ गया ना, तो यहाँ प्लस आया, 1 2 प्लस आया, 1 2 प्लस के बाद यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। अब बोलो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स? कितना प्रोडक्ट? वहां से स्टार्ट करो, वहां से। अरे 3 ही होगा। मिथाइल लगा देने से क्या होगा? एक बड़ा तो प्रोडक्ट 3 ही होगा। मिथाइल लगा देने से जो बोर्ड का क्वेश्चन था वो जेई एडवांस का क्वेश्चन आपको पता नहीं था, ठीक। आपको ये नहीं समझ में आया कि मिथाइल लगा देने से क्या हुआ, तो बनने के तो दूर है बात। मिथाइल लगा देने से ऑप्टिकल सेंटर बनना स्टार्ट। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, क्या इसमें कोई कायरल सेंटर है? नहीं, ठीक है। एक कायरल सेंटर यहाँ, ये खुद भी एक कायरल सेंटर है, समझे? चलो छोड़ो, हम इसको कहते हैं, हम इसको कहते हैं, सुनिएगा, हम इसको कहते हैं एनेंसियो मेडिकल। हम इसको नहीं लिखना चाहते क्योंकि लिखेंगे ना आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल दर मॉलिक्यूल बदल जाता है। सुनिएगा ध्यान से, मान लीजिए ये एक है, उस एक से जो आप बनाए वो भी एक है। क्यों? क्योंकि जहां रिएक्शन हुआ वहां कायरल सेंटर नहीं था, तो ये एक प्रोडक्ट, ठीक है। आगे ये आपका जो बना वर्क कर रहे हो, यहाँ एक कायरल सेंटर बन गया, एक दो इधर का ग्रुप अलग, उधर का ग्रुप अलग, तो ये कुल मिला के 2 प्रोडक्ट बने।
आपको समझ में आया? पिछले केस में कार्बन सेंटर नहीं था, क्योंकि अगर ये नहीं है तो ऊपर का नीचे का दोनों सेम, ये आ गया तो ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग हो, प्लस माइनस अलग नहीं। देखो ठीक से, अच्छा पिछला CH3 नहीं था तो समझ में आया था, ठीक। अब देख कायरल सेंटर क्या होता है? कायरल सेंटर वो होता है जिसमें चारों ग्रुप्स अलग हो, ठीक है, चारों ग्रुप अलग हो, उसको कायरल सेंटर कहते हैं। हम तुमको दिखा रहे हैं चारों ग्रुप कौन कौन अलग। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो ये कायरल सेंटर नहीं है, इसलिए 1 क्या है। यहाँ पे क्या है, एक CH3 है, एक OH है। देख इधर वाला देख अरेंजमेंट में CH3 दूसरे कार्बन पे आ गया और इधर में दूसरे कार्बन पे कुछ नहीं, तो ये भी तो अलग, ये अलग है ना, तो ये भी कायरल सेंटर है। और अभी तो पढ़े थे ना कायरल सेंटर होगा तो रिटेंशन और इन्वर्सन होने की वजह से इनएंसोमर बन जाएगा, तो प्लस माइनस दो। अगला देखो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, यहाँ पहुंच। OH दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा वो H है। एक ग्रुप, दो ग्रुप, इधर वाला सोचो और इधर वाला सोचो, दोनों सेम है या डिफरेंट? डिफरेंट है, तो ये भी कायरल सेंटर है और ये भी दो का प्रोडक्ट। तो कितना प्रोडक्ट? 5। अब आप समझ गए CH3 है या नहीं है उसका मतलब, ठीक है। तो आपको चीजों को ध्यान से देखना पड़ेगा, समझा? ठीक, बोलो बोलो, कुछ बोलना है? हो रहा है ठीक है, 2 4 1 प्लस माइनस है ना, उसका 2 वहां 1 हम तो बोले थे खाली जोड़ना बनाया था। सुनिए, कहानी अभी खत्म नहीं है, खत्म करते हैं बस यहाँ पर। बी केयरफुल, स्टार्ट करते हैं मिथाइल से और खत्म। हाँ जी, CH3 C2H5 H, CH3 C2H5 और Cl। अच्छा इसमें कितना कायरल सेंटर है? कायरल सेंटर कार्बन के दो कायरल सेंटर है, एक ये और एक ये, करेक्ट ना? ठीक है, अब आप लोग देखिए सब कोई, इसको रिएक्ट कराइए एक्वस फ्लूइड के साथ। रुके हर भाई, ये सब इतना इजी नहीं है, आप है ना इजी के लिए एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। इन सब पे जितना आपके कॉपी पे है, अगर आपको हम जो बोलते हैं वो साउंड और जो लिखाए हैं वो थ्योरी, अगर दोनों चीज आएगा तो कंपटीशन का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एग्जाम का तो एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ते हैं? सर आपका नोट्स ना मस्त है। नहीं एनसीईआरटी भी पढ़िए, ठीक है, क्वेश्चन तो वहीं से आएगा, ध्यान रखिए क्वेश्चन वहीं से। अब सुनिए, खेल देखिए, यहाँ 2 कायरल सेंटर है, लेकिन अगर आप अभी तक के कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं तो नीचे वाले कायरल सेंटर पे रिटेंशन और इन्वर्सन दोनों होगा, ऊपर वाले कायरल सेंटर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना। तो देखो 2 चीज बनेगा, ऐसे बनेगा, बहुत ध्यान से देखो, एकदम इजी गोइंग होता है सब चीज। अगर आपको याद हो गया ना तो ये इतना इजी रहेगा ना कि आपको 30 सेकंड के अंदर 4 नंबर देगा। CH3 C2H5 H, CH3 C2H5, इसमें भाई OH यहां से डाल दिया और अगले वाले में CH3 C2H5 H, इसमें OH उल्टा डाल दिए। हम आपको क्या बोले, आपको याद रहेगा ना, इतना इजी गोइंग होता है ना, इतना तुरंत आंसर देता है, बस अच्छा आपको याद। बताओ ये जो बना उसका प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलेशन है? बोलो बस। Diastereoisomers, they are diastereoisomers. Stand confused.
कहीं बोलते हैं इनैंशियोमर, फिर खुश हुए तो फिर बोल दिए इनैंशियोमर। और जब तक हम लोग समझे कि वो इनैंशियोमर क्या होता है, अभी तो समझे ही थे इनैंशियोमर डायस्टीरियो आइसोमर। देख भाई आपके कॉपी पे लिखा है, हम आपको कॉपी का रिवीजन करा रहे हैं कि अगर दो कायरल सेंटर है या एक से ज्यादा कायरल सेंटर है और एक कायरल सेंटर पे रिटेंशन और इन्वर्सन हो रहा है, दूसरे कायरल सेंटर पे कुछ नहीं हो रहा, तो दैट विल फॉर्म डायस्टीरियो आइसोमर। आपके कॉपी, अगर आप कॉपी याद रखते तो आप खुद से भी आंसर दे सकते। ठीक है, देखिए दो कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर में कोई चेंज नहीं है, देखिए दोनों एकदम आइडेंटिकल है, लेकिन दूसरे कायरल सेंटर पे ये रिटेंशन है, ये इन्वर्सन है। समझा? इसको क्या कहते हैं? डायस्टीरियो आइसोमर। एक कायरल सेंटर एज इट इज रह जाए और दूसरे कायरल सेंटर पे रिटेंशन और इन्वर्सन हो, उसको कहते हैं डायस्टीरियो आइसोमर। इतना समझ लो, आज के लिए बहुत है। ठीक है, अगले दिन SN2 में चलते हैं। तो यहां लिख देते इसको, having two chiral centers but at any one chiral center retention and inversion takes place. So it is डायस्टीरियो आइसोमर। चलो जरा बताओ, अगले दिन इतना याद करके बैठोगे? हाँ, ये सब पक्का ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, समझिए थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करो, पढ़ो अच्छे से, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जब आप मैकेनिज्म में जाते हैं ना